चलिए अब जानते हैं उत्तराखंड की खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। हरिद्वार में एक युवक को लापरवाही की वजह से गंगा नदी में नहाना भारी पड़ गया। युवक गंगा के तेज बहाव में बह गया और हर की पैड़ी के पास युवक बिना चेन पकड़े नहा रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ। आपको बताएं कि जब बहाव ज्यादा तेज था और बहाव की तरफ ये था तो गंगा नदी के बहाव में वो बह गया। हालांकि इस दौरान युवक ने नदी पर बने पुल की जंजीर पकड़ ली। काफी देर तक युवक पुल की जंजीर से लटका रहा और लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे। फिर इसी दौरान युवक का हाथ पुल की जंजीर से भी छूट गया और वो बहने लगा। इस दौरान जल पुलिस के जवान भी वहां पर पहुंच चुके थे और तुरंत ही जल पुलिस के जवानों ने युवक को पकड़ लिया और गंगा की तेज धारा के बीच से निकाल लिया। युवक हरिद्वार का ही बताया जा रहा है और गंगा में नहाने के लिए आया था और लापरवाही उस पर भारी पड़ गई। हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। देहरादून से अगली खबर है। चारधाम यात्रा से पहले मिलावटखोर लगातार सक्रिय हैं और देहरादून के प्रेमनगर और विकासनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। करीब 1.5 कुंटल पनीर को मौके पर ही नष्ट किया गया है। साथ ही घी के सैंपल लेकर रुद्रपुर लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। पिछले दिनों 2 बार बड़ी छापेमारी में करीब 1000 कुंटल नकली पनीर बरामद हो चुका है। तो दूसरी तरफ देहरादून में आज एक बार फिर से अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा है। अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। बाजार फुटपाथ से लेकर अतिक्रमण को प्रशासन ने हर जगह से हटाया है। जिला प्रशासन की टीम लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। कल भी कार्रवाई की जा रही थी, जिसके बाद आज फिर से बुलडोजर चलाया गया, अतिक्रमण को तोड़ा। सचिवालय में आज सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें बाद नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे निर्माण के लिए नए फैसले लिए गए हैं। मैदान में हाईवे से 100 मीटर तक और पहाड़ में 50 मीटर तक निर्माण करने पर नक्शा पास कराना जरूरी होगा। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक रोपवे बनाने का फैसला लिया गया है। 2 साल में करीब 6 किलोमीटर का ये लंबा रोपवे तैयार होगा। लोक सेवा आयोग बैकलॉग की भर्ती कर रहा है और उसमें 30 अस्थायी पदों को मंजूर किया गया है और 6 इंजीनियरिंग कॉलेज को कैंपस कॉलेज बनाने का फैसला किया गया। ये सभी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस बनेंगे। इसके अलावा गोपेश्वर में जमीन धंसने के मामले में फंड को मंजूरी दी गई है। वहीं पॉली हाउस योजना में 304 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 17,000 पॉली हाउस के लिए सरकार फंड देगी। किसानों को भी 80% सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड को मंजूरी दी गई है। बोर्ड पीपीपी मोड के प्रोजेक्ट करेगा और लैंड बैंक को भी मैनेज करेगा। ओपनल कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता हर महीने दिया जाएगा। नगर पालिका और नगर निगम में होम स्टे पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे कैंपस। धामी कैबिनेट की बैठक में ये कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हाईवे हैं, जहाँ नेशनल हाईवे हैं, जहाँ पर्यटन के हिसाब से इंपॉर्टेंट सड़कें हैं, उन सभी सड़कों पे नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। पहाड़ में 50 मीटर तक सड़क के किनारे, उसके बियॉन्ड नहीं। पहाड़ में 50 मीटर तक अगर सड़क की जमीन है तो नक्शा पास कराना जरूरी होगा और प्लेन में 100 मीटर। कैबिनेट की बैठक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मंत्रियों को अधिकारियों के एसीआर लिखने का अधिकार मिल सकता है। धामी कैबिनेट में यह मुद्दा उठा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि मंत्री सतपाल महाराज ने एसीआर का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद सीएम ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जल्द एसीआर को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद बड़ा फैसला एसीआर को लेकर हो सकता है। मंत्री लंबे समय से अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार मांगते रहे हैं।
अमरनाथ यात्रा की तरह चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित हो और किसी भी हादसे में जानमाल का नुकसान ना हो, इसके लिए पीएमओ के निर्देश पर पहली बार ये इंतजाम इस बार किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि एनडीएमए चारधाम यात्रा की निगरानी करेगी। यात्रा से पहले 20 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगी, जिसके लिए मंगलवार को देहरादून में बड़ी मीटिंग हुई है। बाईस अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आएंगे। उन्हीं यात्रियों की सुरक्षा की चिंता इस बार पीएमओ के निर्देश पर देश का गृह मंत्रालय कर रहा है। दरअसल 6 महीने चलने वाली यात्रा में यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के साथ हादसों और आपदा का डर बना रहता है। इन्हीं हालात से निपटने के लिए इस बार चारधाम यात्रा की निगरानी का काम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए करने जा रही है। मंगलवार को एनडीएमए के अफसरों ने देहरादून में राज्य की अलग अलग एजेंसियों, आपदा प्रबंधन विभाग और 7 जिलों के डीएम के साथ मीटिंग की और 20 अप्रैल को होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियों को परखा गया। चारधाम यात्रा में कभी इस तरह की तैयारी पहले नहीं हुई है। ये पहली दफे एनडीएमए और एसडीएमए ने मिलकर और ये एक्सरसाइज रखी है, जिसमें कि पहले दिन टेबल टॉप एक्सरसाइज मतलब डिस्कशन के तौर पर और अगले दिन मॉक एक्सरसाइज, परसों इसकी मॉक एक्सरसाइज होगी जमीन के ऊपर। चारधाम यात्रा में यमुनोत्री और केदारनाथ धाम की यात्रा सबसे कठिन है, जहां पैदल चलने के साथ ऑक्सीजन की कमी यात्रियों की जान तक ले लेती है। साल 2022 में चारधाम यात्रा में 350 यात्रियों की जान गई थी, जिसमें 315 मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। ऐसे में हर साल अमरनाथ यात्रा की निगरानी करने वाले एनडीएमए के लिए चारधाम यात्रा नई चुनौती होगी। अमरनाथ पैदल यात्रा में जहां कंप्लीट चेकअप के बाद 5 लाख यात्री पहुंचते हैं, चारधाम में यात्रियों की संख्या 50 लाख तक पहुंच सकती है। अमरनाथ यात्रा थोड़ी छोटी होती है, तकरीबन 4 से 5 लाख आमतौर पे वहां पर फुटफॉल होता है। ये यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है, इसमें 30 लाख, इस साल तो उम्मीद कर रहे हैं लोग कि शायद 50 लाख लोग आ जाएं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में देश भर से यात्री आते हैं और सिर्फ 6 महीने की यात्रा होने से यात्रियों का सैलाब उमड़ता है। वहीं बरसात के मौसम में आपदा का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुभव के साथ स्टेट के डिपार्टमेंट की कैपेसिटी का टेस्ट 20 अप्रैल की मॉक ड्रिल में होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ कौन होंगे, इसको लेकर झगड़ा जारी है। पहले हाईकोर्ट के आदेश पर विनोद सिंघल को हटाकर राजीव भरतरी ने हेड ऑफ फॉरेस्ट का चार्ज लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद फिर राजीव भरतरी को विनोद सिंघल को चार्ज देना होगा। खास बात यह कि दोनों ऑफिसर इसी महीने एक ही दिन दरअसल रिटायर होने जा रहे हैं और कुर्सी पर कौन बैठेगा इसको लेकर लड़ाई जारी है। फॉरेस्ट मिनिस्टर सुबोध उनियाल का कहना है कि जल्द ही इसका समाधान निकलेगा और परीक्षण के बाद कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। क्योंकि चीफ कौन होगा, विभाग के कर्मचारी इसी बात में उलझे रहते हैं और इससे विभाग का नुकसान होता है। ये उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उसकी कंप्लाइंस की गई। अब उच्चतम न्यायालय से भी कोई आदेश आया, इंतरिम ऑर्डर है, उसको परीक्षण कराया जा रहा है और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के आदेश का परीक्षण के बाद अनुपालन कराया जाएगा। मैं निश्चित रूप से इस पर कार्य क्षमता पर असर पड़ता है विभाग की, क्योंकि बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है और अधिकारी इसी में अपना कि कौन होगा इस चक्कर में कहीं ना कहीं कार्य प्रभावित। हल्द्वानी जेल में 44 कैदियों में HIV पॉजिटिव होने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार, आईजी जेल समेत अन्य को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं कोर्ट ने जेल में पहुंच रहे ड्रग्स पर पूछा है कि कैसे ये ड्रग्स जेल में पहुंच रही है। कोर्ट ने सभी HIV पॉजिटिव कैदियों की निगरानी रखने के साथ उनका मेडिकल उपचार के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों हल्द्वानी जेल में 44 कैदी HIV पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद एक एनजीओ ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनकी जांच और उपचार की मांग कोर्ट से की थी। इसके
सुनवाई के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने आईजी प्रिजन से इसमें रिप्लाई मांगा है और कहा है कि इनके ऊपर पूरी निगरानी करे। जो भी अगर इस तरह के पेशेंट हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए, उनको अलग से मेडिकली एग्जामिन करके उनको पूरे तरीके से उनकी देखरेख की जाए। देहरादून में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां ब्याज पर पैसा नहीं मिलने पर शख्स ने महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पंकज 77 साल की महिला को आरोपी पंकज ने मंजीत कौर और जो ये महिलाएं थी जिनके नाम मंजीत कौर थे और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल देहरादून पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से ही कर्ज में डूबा था और कर्ज वापस करने के लिए मंजीत कौर से ब्याज पर 15,000 रुपए मांग रहा था। मंजीत कौर ने पैसे देने से इनकार किया तो नशे की हालत में चाकू से गला रेतकर महिला को मार डाला। वारदात के बाद परिवार समेत ये फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके उधार मांगने गया था 11 तारीख को मृतका के पास, सुबह भी गया, शाम को भी गया, 6:30-7 के बीच। दोनों टाइम मृतका ने मना किया और उसी बात को शराब के नशे में था, उसी बात को लेकर के रंजिशन गुस्से में आकर के उसने मृतका का जो है जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है उससे उसके गला देता। और अब बात बाघ के आतंक की। तो पौड़ी के लांसडौन में बाघ के आतंक के बाद 5 दिन से लोग घरों में कैद हैं। करीब 40 गांव में कर्फ्यू लगाया गया है और हालात अब भी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। लैंसडाउन के पास रिकड़ीवाल और धूमाकोट में बाघ अब तक 2 लोगों को निवाला बना चुका है, साथ ही कई मवेशियों का शिकार भी कर चुका है। हालात ये है कि पूरे इलाके में दहशत है और दिन के उजाले में भी लोग घर से निकलने से डरने लगे हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए इलाके के करीब 40 गांव में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ग्रामीणों ने बाघ को तुरंत मारने की मांग कर दी है। सारे लोगों के अंदर बड़ा जो है दहशत का माहौल है और आजकल जो है जो लोकल में जो स्कूल है वहाँ पे लगभग शासन ने जो है उनके लिए छुट्टी का वो कर रखा है। छोटे बच्चे जाते हैं, आंगनबाड़ी वाले हैं और पीआरडी वाले लगाए हैं, तो सारा शासन और प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस पर सख्त कदम उठाएं और उस बात को नरबख्शी घोषित करें, अन्यथा की स्थिति में हमें उग्र जनांदोलन करना पड़ेगा। फॉरेस्ट की टीम 3 दिन से इलाके में कॉम्बिंग कर रही है मगर बाघ पकड़ से दूर है। बताया जा रहा है कि बाघ के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं, जिससे वो और ज्यादा खूंखार हो चुका है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई और उस पर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। 3 डिवीजन के कर्मचारी को वहाँ लगाया गया है, 2 पिंजरे वहाँ भेज दिए गए हैं और 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी वहाँ पे लगा दी गई है ताकि बाघ को पकड़ने के बाद ट्रैंकुलाइज किया जा सके। और 3 डिवीजनों के कर्मचारियों को लगाना हम खुद उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। यही कारण है कि सरकार को रात्रि के समय, क्योंकि हमने लोगों से भी अपील की है कि वो शाम को इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को टाला जा सके, उनको ज्यादा बाहर जल्द नहीं लेकर आने का प्रयास करना चाहिए। लैंसडाउन का ये इलाका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है और अक्सर यहाँ बाघ की गतिविधियाँ रहती हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि इस तरह से बाघ लगातार इंसानों को अपना शिकार बनाता जा रहा है और कर्फ्यू लगाना पड़ा है। देहरादून से दीपांकर के साथ कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के नगर क्षेत्र जोशियाड़ा में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से महामारी फैलाने के हालात बन गए हैं और स्थानीय लोग अपने घरों से सीवर का पानी सीधे नालियों में छोड़ रहे हैं, जिससे गंदा पानी जोशियाड़ा के कई घरों के आगे एकत्रित हो गया है, जो गर्मी के मौसम में महामारी का रूप ले सकता है। इसके चलते स्थानीय विधायक ने भी मौके पर अधिकारियों के साथ जाकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों को जल्द कार्य कराने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो सीवर का पानी है, जो बाथरूम का पानी है, उसकी निकासी की कहीं भी व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए सिंचाई विभाग के द्वारा तत्काल जो एस्टीमेट बनाया गया, दैवीय आपदा न्यूनीकरण के द्वारा एस्टीमेट प्रशासन पर शासन स्तर पर लंबित है
इसको कराने के लिए मैं तत्काल प्रयास करूंगा। मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्योहार ईद नजदीक है और उससे पहले ठीक पहले अलविदा की नमाज होगी। ऐसे में अगला शुक्रवार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में इन मजारों का मुद्दा इन दिनों गर्म है। यूपी में माफिया अतीक की हत्या के बाद माहौल तनाव भरा है और इन सब के बीच इस हफ्ते आने वाली अलविदा की नमाज है। ऐसे में उत्तराखंड के हरिद्वार, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर में मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस को विशेष एहतियात बरतने पड़ रहे हैं। ईद से पहले पुलिस ने लोगों को शांति की अपील की है। निश्चित तौर से बात सच है कि थोड़ी सी पिछले साल की तुलना में संवेदनशीलता बढ़ी है, तो हम लोग सतर्क रहते हुए जो हमारी ड्यूटी पॉइंट पहले की भांति थे वही ड्यूटी पॉइंट रहेंगे। हमारी स्वयं हम लोग उच्च अधिकारी और हमारे जो थाने लेवल की जो पुलिस है वो मूवमेंट में रहेगी और छोटी छोटी घटना को भी हम लोग बहुत जैसे कि गंभीरता से लेते आए हैं। थोड़ा सा और ज्यादा इस बार इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी तरफ लगातार रोजे रखकर खुदा की इबादत कर रहे लोग भी अमन की दुआ कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये ईद खुशियों भरी होगी। हमारा ये जो त्यौहार आता है साल में एक बार आता है जिसमें हमें 30 रोजे रखना पड़ते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें दुआ भी कबूल होती है। जो रोजे होता है जो होते हैं तो हम चाहते हैं कि देश हमारा आगे बढ़े और उत्तराखंड में उन्नति हो और उत्तराखंड भी आगे बढ़े। दरअसल सरकार ने प्रदेश में सरकारी जमीनों पर बने 1 से ज्यादा मज़ारों को हटाने का फैसला लिया है, जिसकी चर्चा मुस्लिम समुदाय के बीच है। ऐसे में प्रशासन की चुनौती धार्मिक भावनाओं को कंट्रोल करना है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में तपती गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मंगलवार रात से प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने का अनुमान है और प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि पहाड़ी जिलों में पिछले एक हफ्ते से जो गर्मी लोग झेल रहे हैं उससे राहत मिलने की उम्मीद है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर समेत कई इलाकों में आंधी के साथ ही बारिश के आसार हैं। देखिए, हमने बोला था कि 18-19 से जो है जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलेगी और अभी तक जो तापमान तो बढ़े थे काफी, तो आज के बाद आप देखेंगे कल से तापमान में भी कमी आ जाएगी और जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो आज शाम रात से शुरू हो जाएगी, खासकर पहाड़ों में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद कल और परसों देखेंगे और 19 और 20 तारीख को देखें तो उसमें एक्टिविटी जो पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जो है उसकी संभावना अच्छी है कल और परसों 2 दिन। चमोली के पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो डामरीकरण किया जा रहा है वो 3 दिन के अंदर ही उखड़ गया है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ये मिट्टी भी डाल लगाइए, ये मिट्टी भी डाल। देहरादून सचिवालय में सैन्य धाम पर हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें सीएम धामी ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के काम में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और कहा कि सैन्य धाम से शहीदों की स्मृति जुड़ी हुई है। वहीं अब तक सैन्य धाम का 45% काम पूरा हो चुका है। उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के ऐसे रणबांकुरे जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, तो उनके स्मृति में ये सैन्य धाम बन रहा है। हमारा बहुत पूज्य स्थल है और हर शहीद सैनिक की स्मृति उससे जुड़ी हुई है। सभी का मैं कहूँ कि एक तरफ से श्रद्धा का वो केंद्र रहेगा, इसलिए उसकी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जल्द ही एलिफेंट सफारी शुरू हो सकती है, जिसमें पालतू हाथियों में बैठकर पर्यटक एक बार फिर वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे, जिसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। ये कमेटी 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद एलिफेंट सफारी का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें, कॉर्बेट में साल 2017 से एलिफेंट सफारी तत्कालीन डायरेक्टर ने बंद करा दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई और अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे पहले जो लगा दिया था, इसी स्टे के आधार पर
दोबारा हाथी सफारी शुरू हो रही है। उसके बारे में भी चर्चा हुआ, तो उन चर्चा पे ये आया कि अभी उसका एक कमेटी गठित किया गया था, उसका कमेटी का अभी फाइनल मीटिंग होने वाला है आने वाले वीक में। तो उस मीटिंग के बाद जो भी कमेटी का इनपुट्स है उसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के स्तर पे दिया जाएगा और वहाँ से डिसीजन लिया जाएगा। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। चमोली के पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा जो डामरीकरण किया जा रहा है वो 3 दिन के अंदर उखड़ गया। टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट खोलने की मांग को लेकर टिहरी झील से सटे गांव के ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नैनीताल पुलिस ने यूपी के 2 बाइक चोर पकड़े हैं जो नैनीताल से बाइक लेकर फरार हो गए थे। दोनों चोर मुरादाबाद से गिरफ्तार किए। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा 104वीं जयंती 25 अप्रैल को है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि उनके दादाजी की जयंती पर भव्य कार्यक्रम होगा। बागेश्वर के नगर पालिका क्षेत्र के कई हिस्सों में 1 महीने से लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग नाराज हैं। रुड़की के अस्पतालों में खांसी, जुकाम और वायरल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सांसद अजय टम्टा की मौजूदगी में पिथौरागढ़ में निगरानी समिति की मीटिंग हुई। कछुआ चाल से चल रहे कामों को लेकर सांसद ने फटकार लगाई। चमोली के डीएम ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया और कपाट खुलने से पहले सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए। बागेश्वर में दारसिंह से भंतौला तक की रोड 9 किलोमीटर तक की रोड अब स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक रोड नहीं बनी है, जिसको लेकर गांव वालों ने प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 90 लाख की सिंचाई योजना की लोकार्पण किया। इस योजना से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।